क्लास 10th मैथ का चैप्टर नंबर 1 का आज हम लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं और आज हम पढ़ाने वाले हैं कि जो एक्सरसाइज है 1.3 आज हम उसका इंट्रोडक्शन और सोल्यूशन दोनों के साथ में देखेंगे। तो इस एक्सरसाइज को शुरू करने के पहले हमें जो पहले वाला जो प्रोसीजर पता होना चाहिए वो क्या है, जो चैप्टर नंबर जो इसके पहले वाला जो लेक्चर पढ़ा है उस लेक्चर में डाला गया है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो वो पहले देख के आइएगा यहाँ, ठीक है, नहीं तो कंसेप्ट नहीं बनेंगे, ठीक है। तो जरूरी क्या है, अब देखो ध्यान से कि जो थ्योरम है थ्योरम नंबर 1.3 ये बुक क्या बोला गया है कि लेट p बी अ प्राइम नंबर, कि जो p है वो कोई प्राइम नंबर है, मतलब क्या है कि कोई अभाज्य संख्या है, ठीक है। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करती है, ठीक है, जो a स्क्वायर है, देन p डिवाइड a वेयर a इज पॉजिटिव इंटीजर। इस थ्योरम का बहुत बड़ा रोल है इस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो अगर देखो बिना थ्योरम वेरम पढ़ेंगे, बिना थ्योरम के पढ़ेंगे, बिना चीज़ों को समझे हुए करेंगे, सीधा क्वेश्चंस पे आएंगे, तो देखो भाई कुछ नहीं होने वाला। सिंपल सी बात है, पहले इंट्रोडक्शन देखो, उसको फील करो जो तुम करने वाले हो, ठीक है। नरेगा वाला काम नहीं शुरू कर देना है, बस ध्यान से समझना है चीज़ों को जो समझा रहे हैं। तो अगर देखो ध्यान से कि ये पहले ही बोल चुके हैं कि जो P है वो क्या है, P क्या है, P जो है वो A का कोई प्राइम फैक्टर है। तो जाहिर सी बात है हम मान लेते हैं लेट कि A क्या है, A कंपोजिट नंबर है, क्या है, कंपोजिट नंबर, ठीक है। कंपोजिट नंबर कैसे नंबर होते हैं जिनको हम भाज्य संख्या कहते हैं, जिनको हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लो 24 क्या है, कंपोजिट नंबर, इसके हम फैक्टर निकाल सकते हैं। 2 2 देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, 2 1 2, 2 2 4, 6 2 3 6, 3 1 3। मैंने क्या बोला था, ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ाने से पहले एक चीज़ बोली थी कि ये जो प्राइम नंबर्स निकलते हैं P1 P2 P3 के फॉर्म में आते हैं। तो मैंने ये बोला था कि जो यहाँ पर सबसे छोटा होता है ना, देखो ध्यान से देखना, P1 देखो P2 से या तो छोटा होगा या फिर बड़ा होगा, P2 फिर उससे ग्रेटर, P3 वॉटेवर। तो मान लो ये वाला क्या हो गया, P1 P2 P3 P4, समझ में आ रहा है, P1 P2 P3। भाई ये तो क्या होगा, जो इधर वाला देखो सबसे छोटी से छोटी संख्या ढूंढते हैं ना, कोई भी टीचर यार ये बताता है, ठीक है। मेथड अलग हो सकता है, चीजें अलग हो सकती हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो फील है वो यही है कि जो इधर वाला नंबर रहेगा जो सबसे छोटी, टीचर ये बताते हैं ना, थ्योरम लेके थोड़ा ना चल रहा है, टीचर ये बताते हैं कि जो है जो सबसे पहले सबसे छोटी से छोटी संख्या से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो बट वही है कि मतलब बात वही है ना कि जो सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ रहे हैं तो क्या है, जो P1 है जो P2 के या तो इक्वल होगा यार या फिर उससे छोटा होगा। कभी ये नहीं हो सकता कि जो P2 है वो छोटा हो जाए, है ना, इम्पॉसिबल, सब कुछ गलत हो जाएगा। प्राइम फैक्टर करने का मतलब क्या है, तो देखो 2 इक्वल इक्वल इक्वल, ये सब 2 ही 2, मतलब इक्वल है यार। ये 3 वाला देखो जरा प्रोसीजर, ठीक है, तो ये क्या है, इससे बड़ा है ना, मान लो ये P4 P3 से तो बड़ा है, तो P4 लिखते तो ऐसा ही होता, ठीक है। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। तो ये जो नंबर है ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो यार अगर ये कंपोजिट नंबर है, ध्यान से समझो, अगर एक कंपोजिट नंबर है तो ए के हम फैक्टर लिख सकते हैं, ठीक है। फैक्टर मतलब अगर हम ए कंपोजिट नंबर तो ए को हम ऐसा लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट, ठीक है, P1 P2 P3 डॉट 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 Pn, नो डाउट हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, P1 P2 P3 P4 डॉट 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 कितना Pn, सभी को इंटू में रख दे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जस्ट इसके इक्वल होंगे। जैसे हम 24 को क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, सही है। ये वाला क्या हो गया, ये वाला मान लो P1, ये वाला मान लो P2, ये वाला मान लो P3, ये वाला मान लो P4, ठीक है। ये वाला क्या हो गया P4, मतलब ऐसा हम लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि अगर हम क्या करें, इसका स्क्वायर करें, तो अगर हम a का स्क्वायर करते हैं तो a का स्क्वायर करेंगे तो देखो क्या होगा, ठीक है, a का स्क्वायर करेंगे तो ये सारे डिजिट का स्क्वायर हो जाएगा। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू डॉट 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 Pn, फिर इसको हम लिख सकते हैं P1 इंटू P2 टू P3 डॉट 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 Pn, ठीक है। इस चीज को मैं मिटा दूं उधर वाला जो समझाने के लिए बताया गया है। चलो आओ देखो, इसको इधर डिलीट करते हैं, ठीक है, वो समझाने के लिए बस बताया गया, ठीक है। थ्योरम तुम्हारी एग्जैक्टली यही है।
आराम से समझो। चलो ये लिख सकते हैं। और यहाँ पर एक कंडीशन हमको पता है, वेयर P1 is lesser than equal than P2 lesser than equal than P3 dot lesser than equal than Pn। ये कंडीशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस कंडीशन के बिना कुछ होने वाला नहीं, ठीक है। देखो एग्जैक्टली अगर पढ़ेंगे तो यही है, किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि क्या पढ़ा रहे हैं, ठीक है, सीधा एक्सरसाइज से शुरुआत करी जाए। नहीं भैया, पहले हम थ्योरम वेरम देखेंगे, आराम से समझेंगे चीज़ों को, तब तो फील आएगा कि मतलब हम करने क्या वाले हैं, ठीक है। ऐसे आके फिर नरेगा की तरह काम शुरू कर देना, ये मैथमेटिक्स नहीं होती, सबको सिस्टम से चलना है हमको। तो P1 P2 P3 डॉट ये हो गया, मतलब इतनी चीज़ तो हमको समझ में आ गई, ठीक है। ये समझ में आया। अरे यार जाहिर सी बात है, इसका स्क्वायर करो तो a इंटू ए, तो ये इतना a है तो जाहिर सी बात है मल्टीपल नहीं हो जाएगा क्या, ये इतना a, ये इतना a स्क्वायर नहीं हो जाएगा क्या। देखो ध्यान से, a इंटू ए, तो ये a है तो ये a, ठीक है। अब गौर से देखो, यहां से अगर हम सिस्टम से करें तो देखो ध्यान से, बहुत आसानी से समझना। ए स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, देखो P1 मल्टीप्लाई होगा P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर इंटू P3 स्क्वायर डॉट Pn स्क्वायर। नो डाउट समझ में आया होगा। P1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ऐसा ना कर देना, पॉजिटिव का सिंबल नहीं है, इनटू का है, तो P1 के साथ, P2 के साथ, P3 के साथ, Pn के साथ, कोई दिक्कत। अब देखो अजप्शन करते हैं, मतलब हम लेके चलते हैं कि ये P है, कोई एक, इसका हम एक ले लेते हैं कि इसका कोई प्राइम नंबर ले लेते हैं, कोई प्राइम नंबर ले लेते हैं क्या, P। तो क्या ले लेते हैं, P, ठीक है। अब P को क्या करते हैं, P अगर क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो P हम यहाँ से इसको मान के चलते हैं कि P क्या है, कोई प्राइम फैक्टर है, P B एनी प्राइम फैक्टर, P कोई प्राइम फैक्टर है, ठीक है। P कोई प्राइम फैक्टर है मान लो, तो अब ये P क्या करेगा, a स्क्वायर को डिवाइड करेगा। सिंपल सी बात है, जैसे मान लो 20 है, 20 का कोई भी फैक्टर उठा लें, ठीक है। 24 था मान लो, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, समझो ध्यान से, एकदम आराम से समझा रहे हैं, बहुत ठीक है, शिद्दत से। 2 2 जा 4, ठीक है, 4 2 जा 6, ठीक है। फिर देखो इंटू 2 24 हो जाएगा, ये 24 के प्राइम फैक्टर हैं, ठीक है। 2 2 जा 4 8, ठीक है, 2 2 जा 4। अरे यार 24 के अगर हम फैक्टर करें तो इसे ही दोगे 24 के, 12 6 2 3 जा 6, सो सॉरी, तो क्या करते हैं कि फैक्टर लेते हैं 2, ठीक है, 3 1 जा 3, ठीक है। तो ये होगा। अब क्या करते हैं, गौर से देखो, इनमें से कोई भी नंबर उठा लो, कुछ भी उठा लो, कोई भी, ये उठा लो, कोई भी उठा लो, पक्का इसको डिवाइड कर देगा। वही तो यहां भी बताया जा रहा कि P कोई प्राइम नंबर, तो जाहिर सी बात है वो स्क्वायर को डिवाइड नहीं करेगा भैया, करेगा ना, जब इसका स्क्वायर किया है तो खुद ही सोच लो, कोई भी नंबर उठा लो फिर वो डिवाइड तो करेगा ही, मतलब कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो सोचो यही है। तो एक अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग, इसके पहले वाली जो थ्योरम है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ठीक है, अर्थमेटिक के अकॉर्डिंग, मतलब ये जो चीज होती है इनका, ये यूनिफिकेशन होता है, यूनिफिकेशन होता है इनका, समझ रहे हैं, मतलब एक यूनिक ऑर्डर पेयर मिल रहा है, मतलब ये एक यूनिक है। तो यूनिफिकेशन की वजह से क्या होगा कि जो P होगा, समझो ध्यान से, जो P है, अगर P a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो पक्का P ऑल्सो डिवाइड a, खत्म। ये थ्योरम यही कहती है कि जो P है वो a को भी डिवाइड करेगा अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो, ठीक है। इस थ्योरम का मीन यही है, ठीक है।
चलो ठीक है, नोट कर लो, फिर आगे डिस्कशन करते हैं। चलो हो गया, मिटा जाए। देखो अब थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी बात कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले हमें को प्राइम मतलब रैशनल नंबर समझना है। रैशनल नंबर क्या होते हैं तो समझते हैं। रैशनल नंबर जिनको हम बोलते हैं परिमेय संख्या, यार जिनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकें, खत्म काम, सिंपल सी बात है, ठीक है। फ्रैक्शन के फॉर्म में मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, वो रैशनल नंबर होता है। पी बाई क्यू जहां पर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे 3/4, ऊपर वाला क्या हो गया पी, नीचे वाला क्यू। इनफैक्ट अगर हम 1 भी लिखें तो 1 के नीचे कुछ नहीं, 1 तो ही है, ऊपर वाला क्या हो गया पी, नीचे वाला क्या हो गया क्यू। ये भी क्या है, रैशनल नंबर। अगर हम 0 लिखते हैं तो 0 के नीचे कुछ नहीं, तो ऊपर वाला क्या हो गया पी, नीचे वाला क्या हो गया क्यू। ये भी क्या है, रैशनल नंबर। ये पता है कि 0 भी क्या है, रैशनल नंबर। फिर आगे हम बात करते हैं इर्रेशनल। मतलब यहां पर ये भी बताया गया था कि अगर कोई डेसिमल नंबर है जिनको हम टर्मिनेट कर सकते हैं, वो भी क्या है, रैशनल नंबर। इर्रेशनल जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, ना लिख पाए जिनको पी बाई क्यू के फॉर्म में, जैसे 0.003 वॉट एवर, ठीक है। इनसे मैं ज़्यादा कोई मतलब नहीं है रैशनल से। फिर आगे हम समझ रहे हैं कि हमारे पास प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक ये बताती है कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर गिव्स कंपोजिट नंबर, ठीक है। कि मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर उठा लो, कंपोजिट नंबर उठा लो, वो नंबर कुछ नहीं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर होता है। मीन्स क्या है कि कंपोजिट नंबर कोई भी उठा लो, कोई भी कंपोजिट नंबर उठा लो, तो कंपोजिट नंबर जैसे मान लो 6 उठा लेते हैं। 6 इज इक्वल टू क्या होगा, फैक्टर क्या बनेगा 2 × 3, तो ये क्या हो गया कंपोजिट नंबर। ये दोनों क्या हो गए, प्राइम नंबर। और यहाँ की कंडीशन क्या है कि मान लो P1 P2 के फॉर्म में टूटे हैं तो P1 P2 के इक्वल हो सकता है, लेकिन P2 से बड़ा नहीं हो सकता। इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, कंडीशन है, ठीक है। जो ऑर्डर बनेगा वो यूनिक होगा, एक ही ऑर्डर बनेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि मतलब आप कुछ भी अपने मन से ऑर्डर बना सकते हैं। जो ऑर्डर बनेगा यूनिक होगा, जो उससे पहले हमने बात करी थी कि वो ऑर्डर यूनिक होगा। ऑर्डर यूनिक तो है, मतलब 2 के बाद क्या आ रहा है 3, ठीक है। ये यूनिक ऑर्डर बनेगा, ऐसा नहीं होगा कि 3 पहले आ जाए 2 बाद में आ जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। एक ही ऑर्डर होगा जो यूनिक होगा, ठीक है। सिंपल, समझ में आया। चलो कंपोजिट नंबर के बाद अगली जो बात करते हैं वो होते हैं को प्राइम नंबर, ठीक है। को प्राइम नंबर जिनको हम बोलते हैं, कंपोजिट मतलब भाज्य संख्याएं होती हैं, उनको मतलब अभाज्य संख्या होती हैं। को प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, को प्राइम नंबर जिनको हम बोलते हैं सह अभाज्य, इनका एक हिंदी में नाम पड़ता है सह अभाज्य। मीन्स क्या है इनका, जैसे मान लो यार जिनका SCF कितना है 1, जिनका SCF है 1, वो क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं। SCF 1 आ जाए तो को प्राइम, जैसे मान लो 3 ले लेते हैं एंड क्या ले लेते हैं 4, तो इनका जब हम SCF फाइंड करेंगे तो 3 एंड 4 का SCF क्या हो जाएगा 1 × 3 यार, इसका क्या हो जाएगा 1 × 4, तो इसका SCF हम जब फाइंड करने बैठ जाएंगे क्या आएगा 1। तो जाहिर सी बात है 3 एंड 4 क्या है आपस में, को प्राइम, मतलब हम बोल सकते हैं 3 एंड 4 आपस में क्या है, को प्राइम, ठीक। समझ में आया। जैसे मान लो 5 एंड 6 को प्राइम है, लेकिन बोल लो कि 5 एंड 25 तो को प्राइम नहीं है, क्योंकि इनका SCF कितना आ जाएगा, ज्यादा आ जाएगा, मोर देन 1 आ जाएगा, तो ये को प्राइम हो नहीं सकते, ठीक है। अगर इतने कंसेप्ट आपको समझ में आए तो एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। सारी चीजें समझ में आ गई। चलो फिर आगे नोट कर लो, फिर हम आगे डिस्कशन करते हैं। चलो नोट हो गया, चलो आगे हम डिस्कशन करते हैं एक्सरसाइज
1.3 के सोल्यूशन के बारे में। तो पहला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। देखो, अगर इस क्वेश्चन को लेके आपके मन में कोई डाउट है तो आज के बाद नहीं रह जाएंगे, ठीक है। मतलब कोई डाउट रह ही नहीं जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 का हम देख रहे हैं सॉल्यूशन। चलो, तो पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल, ठीक है। मतलब सिद्ध कीजिए कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो मतलब हमें यह प्रूव करना है कि √5 क्या है, इर्रेशनल। थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। √5 इर्रेशनल है, तो जो चीज हमको प्रूफ करना है हम उसका जस्ट अपोजिट लेंगे। तो हम मान के चलेंगे लेट √5 इज रैशनल। हम ऐसा मान के चलेंगे √5 इज रैशनल। हमने अज्यूम किया कि √5 क्या है, रैशनल है। जहां पर अब √5 रैशनल है तो इससे जाहिर सी बात है हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एक डिसीजन लेंगे कि p/q के फॉर्म में लिखा तो देन वेयर p एंड q आर को प्राइम। ध्यान से समझना, p एंड q आर को प्राइम। मतलब ये को प्राइम होनी चाहिए, मतलब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो आना चाहिए, जो हाईएस्ट जो फैक्टर निकल के आ रहा है, एचसीएफ जो निकल के आ रहा है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो निकल के आ रहा है वो 1 ही आना चाहिए। अगर 1 से ज्यादा आ गया या फिर 1 से ज्यादा आ गया तो भैया ये को प्राइम नहीं रह जाएंगे, फिर हमारा अजप्शन रॉन्ग हो जाएगा। चलो, तो यहां से मैं एक चीज लिख सकता हूं, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो p इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, √5 q। अब हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में क्या कर देंगे, स्क्वायर। इस q को इधर मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर करेंगे तो यार क्या होने वाला है, p² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5q²। सिंपल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 5q²। भाई इसका इधर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो अब अगर हम q² को ध्यान से देखें तो q² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p²। इस 5 को कहां भेज देते हैं, डिवाइड में। अब यार 5 डिवाइड में है तो जाहिर सी बात है ये इससे डिविजिबल है, मतलब हम इससे इसको भाग कर सकते हैं, ठीक है। डिवाइड कर सकते हैं ना, अगर ये इसी का फैक्टर है तो जाहिर सी बात है हम इसको क्या कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। चलो, तो अब क्या कर सकते हैं, देन देखो एक चीज हमको पता है यहां से कि जो p² है डिविजिबल बाई 5। इसके पहले जो थ्योरम पढ़ाई है, देन बाई थ्योरम 1.3। तो 1.3 थ्योरम अभी जो थोड़ी देर पहले पढ़ी है कि जो p² है, देखो 5 से डिवाइड कर सकते हैं ना, p² को 5 से डिवाइड कर सकते हैं। मान लो p² की वैल्यू कुछ भी है, मान लो 25 है तो डिवाइड कर सकते हैं, 5 5 25, मान लो कुछ भी है यार, हमसे क्या फर्क पड़ता है, हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 1.3 से क्या होगा कि जो p² डिवाइड कर रहा है 5 को, सॉरी 5 जो डिवाइड कर रहा है p² को, देन p/b डिविजिबल बाई 5। देन p भी 5 से डिविजिबल होगा। अगर p² को 5 डिवाइड कर रहा है तो सिंपल सी बात है कि जो 5 है वो p को भी डिवाइड करेगा, एकदम सिंपल, ठीक है, करेगा ही करेगा, क्योंकि थ्योरम 1.3 में हम ये चीज प्रूफ कर चुके हैं, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अच्छा यार ठीक है, एक बात सुनो ध्यान से, अजप्शन लो ध्यान से कि जैसे मान लो p² था बाई 5 था, इसको डिवाइड कर रहा था। मान लो डिवाइड करने के बाद, जस्ट अज्यूम करो, डिवाइड करने के बाद ये जो आंसर आया है ये आया है मान लो 3। सिंपल, तो 3 की जगह हटा के मान लो इस आंसर को हम m मान ले, तो
क्या फर्क पड़ता है। और m कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, m कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, मतलब धनात्मक पूर्णांक होगा। सिंपल सोचो। अरे यार नहीं समझ में आ रहा। अरे जैसे 25 है, 25 डिवाइड बाई 5, 5 5 से 25, तो यहाँ 5 आता है, तो सिंपल वही तो मैं बोल रहा हूँ। चलो अगर जैसे मान लो यहाँ पी स्क्वायर नहीं है, मान लो यहाँ पी बाई 5 है, चलो पी स्क्वायर नहीं है, पी बाई 5 है, कुछ भी है, हमसे फर्क नहीं पड़ता, पी बाई 5 है। पी बाई 5 को डिवाइड करने के बाद मान लो ये पी स्क्वायर जगह हटा के पी बाई 5 है, पी 5 को डिवाइड मतलब जो 5 है वो पी को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ अगर सोचो जैसे हम डिवाइड करने पे कुछ भी यार डिवाइड करने बैठ जाते हैं, कुछ भी मान लो ऊपर 14 है नीचे 2 है, डिवाइड करने पे आंसर 7 आता है, तो सिंपल, तो यही 7 तो पॉजिटिव इंटीजर है। इसी तरह p बाई 5 इज इक्वल टू m। तो गौर से सुनो, सोचो, चेक करते हुए बोलो, क्या इस p बाई 5 को हम नहीं, मतलब सोचो सोचो सोचो, जस्ट इमेजिन करो कि 5 से p मतलब जो 5 है वो p से डिवाइड करने के बाद कुछ आंसर आया है m, हमें नहीं पता क्या है। तो इस चीज को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं p इज इक्वल टू 5m। नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, समझ में आया? फिर से अगर नहीं समझ में आया फिर से समझा रहे हैं कि जैसे मान लो p ने जब 5 ने p को डिवाइड किया, जैसे मान लो p रहा होगा 24 या फिर 25, जब 5 ने डिवाइड किया 25 को तो आंसर आया 5। सोचो ध्यान से, आंसर कितना आया? 5। इसी तरह जब p ने p बाई 5 को डिवाइड किया, 5 ने p को डिवाइड किया, तो मान लो कुछ आंसर आया होगा m, तो इस 5 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इस 5 को इधर मल्टीप्लाई करते हैं, तो 25 इज इक्वल टू 25। सिंपल। तो p इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए? 5m। नहीं आया भैया, अब आ जाना चाहिए, एकदम कंफर्म बता रहे हैं, आ जाना चाहिए एकदम। ठीक है, बता रहे कंसेप्ट पे ध्यान दो। ठीक है, कंसेप्ट पे ध्यान दो। तो p यहां से क्या आया समझा दिया, p इज इक्वल टू क्या हो गया? 5m। तो यार अब इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, उठा के ये वैल्यू को यहां पुट अप कर देते हैं। तो पुट p इज इक्वल टू 5m इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहां रखते हैं? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में गौर से देखो इस इक्वेशन को, q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। अब इसको पुट करते हैं, तो p मतलब q स्क्वायर q स्क्वायर इज इक्वल टू 5m का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5। तो ये कितना हो जाएगा? 5 5 जा 25 m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, 5 5 जा 25, तो कितना आ गया? 5m स्क्वायर q स्क्वायर। अब गौर से देखो, गौर से देखो, अगर यहां से हम 5 हटा दें तो m स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? q स्क्वायर बाई 5। अब देखो हम बोल रहे हैं कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, देन q is also divisible by 5, also divisible समझ लेना by 5। तो यार ये क्या हो रहा है? अब तो जो हमने माना था उसका जस्ट अपोजिट हो रहा है। मतलब आप बोल रहे हैं कि p भी 5 से डिविजिबल है, q भी 5 से डिविजिबल है। अगर दोनों 5 से डिविजिबल हैं, समझ रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि मतलब ये भी 5 से डिविजिबल है, ठीक है, ये भी 5 से डिविजिबल है, दोनों 5 से डिविजिबल हैं, तो इनका जो प्राइम फैक्टर है, ठीक है, जो प्राइम फैक्टर है वो 1 कैसे हो सकता है? मतलब जो को प्राइम कैसे हो सकता है? नहीं समझ में आ रहा, देखो ध्यान से समझा रहे हो समझा रहे, देखो ध्यान से कि अगर इनका यार 5 से डिविजिबल है तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। देखो ध्यान से, अगर नहीं समझ में आ रहा तो p की जगह पर अगर हम देखो 5m रखें, सोचो तो यार ये इसको मान लो यहाँ पर रख के, यहाँ पर कुछ रखा 5 से, ये कह रहा है कि ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो जाहिर सी बात उनका CF कहाँ बनूंगा? CF कहाँ बनूंगा? तो मतलब ये को प्राइम तो होंगे नहीं। तो जो हमने अजप्शन लिया है वो अजप्शन क्या हो गया है? रॉन्ग। तो इसीलिए हम लिखेंगे, कहाँ लिख दें?
ठीक है, ऊपर कहीं लिख देते हैं, तो इस वाले इक्वेशन को ऊपर लिखते हैं। सो आवर अजप्शन इज रॉन्ग। तो हमारा अजप्शन क्या हो गया? रॉन्ग। सो √5 इज इर्रेशनल, इसीलिए क्या है? इर्रेशनल। ठीक है, थोड़ा गंदा संदा सा हो गया है, लेकिन फिर भी मतलब ये वाला अलग सेपरेट है। ठीक है, ये सबसे लास्ट वाला पोर्शन। ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना, जो इसके बाद आया है, ये लास्ट वाला पोर्शन जिसके बाद आया। ठीक है, हमारा अजप्शन रॉन्ग हो गया कि मतलब हम बोल रहे हैं कि पी भी 5 से डिविजिबल है, क्यू भी 5 से डिविजिबल है, तो इसलिए ऐसा हुआ। चलो नोट कर लो, फिर आगे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, नोट हो गया। ठीक है, यहां पर देख लेना, यहां पर आराम से समझ लेना कि ये वाला जो स्टेटमेंट था वो कंट्राडिक्शन क्रिएट कर रहा था, मतलब विरोधाभास क्रिएट कर रहा था, इसलिए ऐसा हुआ। मतलब यार ये बोल रहे थे ये भी 5 से डिविजिबल है, ये भी 5 से डिविजिबल है, तो साइड से बात है, इनका कॉमन फैक्टर 5 आ जाएगा। सोच लो, 5 आ जाएगा। अब बता रहे हो, पहले मान रहे हो कि आप को प्राइम है, फिर कह रहे हो कि 5 आ रहा है इनका कॉमन फैक्टर, ये कहाँ पॉसिबल है? समझ रहे हो, ये 5 से डिविजिबल, ये भी 5 से डिविजिबल। सोच लो, कॉमन फैक्टर 5, सिंपल। तो यार ये तो दिक्कत हो जाएगी, नहीं समझ में। अगर नहीं समझ में आया तो देखो यार फिर से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान से, यहाँ दिखा दो। जैसे बोल लो पी बोला, मान लो 5 से डिविजिबल है, मान लो 5p। ठीक, क्यू बोला 5 से डिविजिबल, 5q। मान लो एचसीएफ निकाल जरा इनका, देख एचसीएफ कितना है? 5। अरे यार कहाँ, अभी एचसीएफ बोल दो रहे को प्राइम इनका एचसीएफ कितना निकल के आएगा? 1। यहाँ एचसीएफ तो 5 निकल जाए, फिर कॉन्ट्राडिक्शन नहीं क्रिएट कर रहा जो हमने माना था, उसका जस्ट अपोजिट नहीं जा रहा है, जा तो रहा है, फिर कौन सी दिक्कत? फिर तो अब तो डाउट होना ही नहीं चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, चलो ध्यान। ठीक, मिटा रहा जाए, देख लो, डिलीट किया जाए। ठीक है, चलो, मैंने पहले ही बोला था कि अगर कोई डाउट है इस क्वेश्चन को लेके तो आज के बाद शायद नहीं रह जाएगा। ठीक है, वैसे कोशिश यही की है कि यार डाउट ना रह जाए। ठीक है, फिर भी अगर ना समझ में आए तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना और क्या बताएं। चलो आगे बढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो अगला जो क्वेश्चन है यार, अगले वाले क्वेश्चन ये बड़े आसान है। एक बात समझ लो कि इससे हमें ये पता चलता है कि जो नॉन स्क्वायर रूट होते हैं, सॉरी जिनका कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता, वो सारे के सारे इर्रेशनल होंगे, ज़्यादा कुछ सोचने उठने की जरूरत है नहीं। ठीक है, जिनका स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकते हैं, हम नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट स्क्वायर रूट, ठीक है, जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, वो सारे के सारे इर्रेशनल होंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो अगला क्वेश्चन है 3 + 2√5। ठीक है, क्या बोला? प्रूफ दैट इज इर्रेशनल। तो यार इर्रेशनल प्रूफ करना है, तो सिंपल, इसका जस्ट अपोजिट मान लेते हैं। यहां पर वो प्रोसेस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको पता है हम जस्ट स्टेटमेंट लिख के काम चला लेंगे। ठीक है, तो हम मानेंगे लेट 3 + 2√5 इज रैशनल, तो इसको रैशनल मान लिया। अब भैया जब रैशनल माना तो इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। 3 + 2√5 इज इक्वल टू इन फॉर्म ऑफ p/q। ये कंडीशन तो आपको पता है कि q डज नॉट इक्वल टू 0। ज़्यादा सोचना उचना है नहीं, q डज नॉट इक्वल टू 0। अब जाहिर सी बात है, रैशनलाइज किया है मतलब रैशनल है, मतलब सॉरी हाँ रैशनल है, तो यार q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी तो रैशनल होगा, नहीं तो सब खत्म, मतलब सब बवाल खत्म। समझ रहे हो? अब देखो ध्यान से 3 को हटा दें यहाँ से, तो हम लिख सकते हैं 2√5 इज इक्वल टू p/3q लिख सकते हैं। देखो ध्यान से 3 सॉरी कौन सा पाप हो गया था अभी, तो p/q 3 को इधर किया तो इधर पॉजिटिव है तो उधर जाएगा तो नेगेटिव। ठीक है, चल अब यहाँ से क्या करते हैं, √5 2 को हटाते हैं तो 1/2 आगे लग जाएगा। यहाँ क्या हो गया, p/q माइनस का √3 सॉरी 3। अब देखो, अब पता है क्या, ठीक है, अब पता है कि √5 क्या है, रैशनल जाता है ना। वी नो दैट हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि √5 इज इर्रेशनल। √5 इज
इर्रेशनल। भाई साहब जब ये इर्रेशनल है, √5 इर्रेशनल है, देन पहली बात तो 1/2 p/q - 3 इर्रेशनल होगा, ठीक है, विल बी इर्रेशनल, मतलब अब हमको पता है कि √5 इर्रेशनल है, √5 इर्रेशनल है तो ये भी इर्रेशनल होगा। अब जब ये इर्रेशनल हो गया है तो सिंपल सी बात है कि जो पूरा का पूरा ये जो नंबर है ये भी इर्रेशनल होगा। सो 3 + 2√5 इज इर्रेशनल, ठीक है। चलो देख लो, नोट कर लो जल्दी से, फिर अगला क्वेश्चन करवाते हैं। हो गया, बिटार दे, देख लो। कोई डाउट? चल बिटार दिया जाए। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है 3 नंबर में बोला गया है कि इनको भी प्रूफ करना है कि ये इर्रेशनल है। जैसे सबसे पहले क्या किया मैंने, 1/√2, ठीक है, इसको प्रूफ करना है कि ये इर्रेशनल है। तो एक काम करते हैं, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो √2 × √2, ठीक है। तो इसे हम सिंपल लिख सकते हैं क्या, √2/2 लिख सकते हैं, सिंपल। अब इसे हमने लिख लिया तो हम लेट कर लेते हैं कि ये क्या है, रैशनल, ठीक है। 1/√2 इज रैशनल। ये क्या किया हमने, लेट किया, लेट 1/√2 इज रैशनल, सॉरी रैशनल। तो रैशनल है तो जाहिर सी बात है हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, सिंपल। अब क्या करेंगे यार, √2 इज इक्वल टू, ये 2 का मल्टीप्लाई होगा ऊपर, तो 2p/q। अब वी नो दैट हम जानते हैं कि √2 इज irrational, then 2p/q will be irrational, so इसलिए क्या होगा कि जो 1/√2 होगा इज इर्रेशनल, ठीक है, वो भी क्या होगा, इर्रेशनल, ठीक है। कोई डाउट? अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 3 जो है डू योरसेल्फ, बड़ा इजी है, कर सकते हैं, ठीक है। 2 नंबर क्या बोला है, 7√5 इज इर्रेशनल, सिंपल, कुछ भी नहीं। देखो ध्यान से, अब क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट 7/√5 इज रैशनल। तो हम क्या लिख सकते हैं, 7/√5 इज इक्वल टू p/q, वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0, जहां पर q 0 नहीं होगा, सिंपल। अब क्या करते हैं, 7 को हटा देते हैं, यहाँ से 7 को हटाएंगे तो √5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/7q, ठीक है। फिर से बताया है कि वी नो दैट √5 इज रैशनल, हम जानते हैं, वी नो दैट √5 इज irrational, so p/7q is irrational, sorry, then p/q 7/q will be irrational, so
7√5 इज इर्रेशनल। मतलब क्या है, ठीक है, यही बोल रहा है कि ये भाई साहब ये इर्रेशनल मतलब अपरिमेय है। तो जाहिर सी बात है, अब देखो इसको हमने उल्टा माना, रैशनल मतलब परिमेय माना। परिमेय माना तो क्या हो गया, p/7/√5 इज इक्वल टू p/q। तो अब बोल रहे कि ये क्या है, हमें पता है कि यहाँ से 7 हटाया तो 7 p/7 क्यू। हमको पता है कि √5 क्या है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि √5 क्या है, रैशनल अपरिमेय है। देन p/7 क्यू विल बी इर्रेशनल, मतलब ये भी इर्रेशनल होगा। सो 7√5 इज इर्रेशनल, मतलब जो ऊपर वाला नंबर है वो क्या है, इर्रेशनल। चलो देख लो, ठीक है, नोट हो गया। चलो, तो जो थर्ड क्वेश्चन है उसे अपने मन से करना है, ठीक है, डू योर सेल्फ। तो यहीं पर हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। और देखो ध्यान से कि जो लेक्चर के जो वीडियोस हैं एक एक करके अपलोड किए जा रहे हैं। वैसे कोशिश तो यार यही कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी वीडियो अपलोडेड हो जाएं, ठीक है, लेकिन अब 11th की फिजिक्स देखनी होती है, 12th की फिजिक्स देखनी होती है, फिर उसकी मैथ चल रही है, ठीक है। वैसे अगर ज़रूरत पड़ी तो 11th 12th के भी मैथ के वीडियोज़ बनाए जाएंगे, ठीक है। वैसे कोशिश तो यही कर रहे हैं, एक एक करके वीडियो चल रहे हैं, ठीक है। चलो फिर आगे की एक्सरसाइज बाद में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, पढ़ाई करते हैं।